हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज इस हम ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिला को मज़ीद कंटिन्यू करते हुए जो है वो चैप्टर नंबर 3 पे पहुँच गए हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा सिंगल फेज़ मोटर्स के। इसमें हम जो है वो सिंगल फेज़ मोटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें सिंगल फेज़ मोटर या कोई भी मोटर जो है उसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो किसी भी मोटर की डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि मोटर एक ऐसी डिवाइस है या मोटर एक ऐसा आला है जिसको इलेक्ट्रिकल पावर के साथ कनेक्ट किया जाए, तो उसके नतीजे में वो डिवाइस, वो आला क्या करता है, उसको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है। मिसाल के तौर पर कोई भी मोटर है, उसके टर्मिनल्स के साथ हम इलेक्ट्रिकल पावर को जोड़ते हैं, उसके टर्मिनल्स के साथ हम इलेक्ट्रिकल पावर को जो है वो कनेक्ट करते हैं, और उसके नतीजे में मोटर का जो रूटर होता है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। तो मोटर का रोटेट करना क्या है, एक मैकेनिकल अमल है, या वो एक मैकेनिकल पावर की वजह से जो है वो रोटेट होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई भी मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। तो मोटर्स जो हैं, मोटर्स के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। और मिसाल के तौर पर कुछ एसी मोटर्स होती हैं, कुछ डीसी मोटर्स होती हैं। जो एसी सप्लाई पे चलती हैं उनको एसी मोटर्स कहते हैं, जो डीसी सप्लाई पे चलती हैं उसको जो है वो डीसी मोटर का नाम दिया जाता है। तो जो एसी मोटर्स होती हैं उनके अंदर भी जो है वो दो तरह की मोटर्स होती हैं जो है उसकी सप्लाई के हवाला से। मिसाल के तौर पर जो एसी मोटर्स जो होती हैं, जो सिंगल फेज़ पे चलती हैं, उनको हम सिंगल फेज़ एसी मोटर्स का नाम देते हैं। और जो मोटर्स 3 फेज़ सप्लाई पे चलती हैं उसको जो है वो 3 फेज़ सप्लाई जो है वो 3 फेज़ मोटर का नाम देते हैं। तो जो सिंगल फेज़ एसी मोटर्स हैं, ठीक है जी, उसके अंदर जो एसी मोटर्स हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसको जो है वो क्यों जो है डीसी मोटर्स पे जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है, उसको क्यों तरजीह दी जाती है। तो इसके लिए जो है जो एसी मोटर होती है वो डीसी मोटर से जो है वो ज़्यादा मजबूत होती है, ठीक है जी। उसको मैकेनिकल उसकी जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उसकी देखभाल करनी आसान होती है। डीसी मोटर की जो है वो कह सकते हैं कि जो डीसी मोटर की निस्बत जो है वो सस्ती भी होती है। और जो एसी मोटर है वो क्या होती है, हर जगह आसानी से अवेलेबल है, ठीक है। एसी सप्लाई जो है वो हर जगह जो है वो आसानी से अवेलेबल है, इसलिए उसको चलाने के लिए अलहदा से जो है पावर सप्लाई जो है वो नहीं लगानी पड़ती, ठीक है। जबकि जो डीसी मोटर है उसको चलाने के लिए अलहदा से जो है डीसी पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो है, इसी तरह जो एसी मोटर होती है डीसी मोटर से उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, उसकी जो है वो ज़्यादा, उसकी जो फिर वोल्टेज रेगुलेशन है वो ज़्यादा होती है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए हमेशा एसी मोटर को जो है वो डीसी मोटर पे जो है वो तरजीह दी जाती है। तो मज़ीद इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर इसमें बात करें कि इसमें क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। शुरू में भी हमने बात की है कि एसी मोटर्स भी जो है वो 2 टाइप की होती हैं, वो हमने सप्लाई के लिहाज से बात की है कि 3 फेज़ जो है वो एसी मोटर और सिंगल फेज़ एसी मोटर। तो अगर हम बात करें कि जो सिंगल फेज़ एसी मोटर्स हैं उसमें आगे मज़ीद कितनी टाइप्स हैं, तो उनमें है जी इंडक्शन मोटर, ठीक है। ऐसी मोटर्स जो इंडक्शन के असूल पे काम करती हैं। इंडक्शन का असूल क्या है कि इंडक्शन जो है वो हमेशा 2 वाइंडिंग्स के दरमियान होती है, ठीक है। एक वाइंडिंग को क्या की जाती है, सप्लाई दी जाती है, उस वाइंडिंग का क्या होता है, फ्लक्स पैदा होता है, और वो फ्लक्स दूसरी वाइंडिंग के साथ लिंक करता है। तो इसी तरह कोई भी, चाहे कोई 3 फेज़ मोटर है या सिंगल फेज़ मोटर है, जो इंडक्शन के असूल पे काम करती हैं उनको जो है वो इंडक्शन मोटर कहते हैं। तो जो सिंगल फेज़ मोटर है इसमें भी बेसिकली क्या है जी, 2 वाइंडिंग्स हैं, ठीक है जी। एक उसके स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग है, दूसरी उसके रूटर के ऊपर वाइंडिंग है। तो जो स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग है, ठीक है, उसको जो है वो सप्लाई दी जाती है, और स्टेटर के ऊपर जो है वो फ्लक्स पैदा होता है, जिसको कहते हैं कि ये रोटेटिंग फ्लक्स है, ये गर्दिशी फ्लक्स है। ये अपनी सिमत जो है 360 डिग्री 360 डिग्री जो है वो तब्दील करता है। तो वो रोटेटिंग फ्लक्स जो है जब रूटर के साथ लिंक करता है तो रूटर में ईएमएफ पैदा होती है, और ये ईएमएफ रूटर के अंदर जो है वो टार्क पैदा करती है, जिसकी वजह से रूटर जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है,
ठीक है जी। तो जो इंडक्शन मोटर्स जो हैं, वो इंडक्शन के असूल पे काम करती हैं, उनको हम इंडक्शन मोटर्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। और इंडक्शन मोटर्स के अंदर जो है आगे है जी स्प्लिट फेज मोटर। ठीक है जी, यानी कि इसमें एक मोटर को, एक फेज को क्या किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है दो हिस्सों के अंदर। इसकी जो है वो आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद है कैपेसिटर मोटर और उसके बाद है शेडेड पोल मोटर, यानी कि इसमें जो है वो रोटेटिंग फ्लक्स हासिल करने के लिए जो है वो शेडेड पोल यूज़ किया जाता है। ठीक है। जो कैपेसिटर मोटर है इसमें जो है रोटेटिंग फ्लक्स हासिल करने के लिए, गर्दिशी फ्लक्स हासिल करने के लिए, जो कि अपनी सिमत जो है वो 360 डिग्री तब्दील कर सकता है, उसके लिए कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आगे है जी कम्यूटेटर मोटर्स। कम्यूटेटर मोटर्स जो हैं वो दिखने में बिल्कुल जो है वो डीसी मोटर्स की तरह होती हैं, लेकिन वो काम जो है वो एसी सप्लाई पर करती हैं। ठीक है। तो इनके अंदर क्या है जी, रिपल्शन मोटर है, एसी सीरीज मोटर है, यूनिवर्सल मोटर है। उसके बाद क्या है जी अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर्स। अनएक्साइटेड इसको क्या है, क्यों कह रहा है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंक्रोनस मोटर क्या होती है। तो सिंक्रोनस मोटर ऐसी मोटर होती है जिसके गर्दिशी फ्लक्स की रफ्तार, ठीक है, हमने बात की है कि स्टेटर को सप्लाई देने से जो फ्लक्स पैदा होता है वो रोटेटिंग फ्लक्स होता है, वो अपनी सिमत जो है उसको जो है वो 360 डिग्री तब्दील करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेटर के ऊपर फ्लक्स पैदा हो रहा है वो जो है वो रोटेटिंग है। तो सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है कि जो गर्दिशी फ्लक्स है उसकी जो स्पीड होती है वो रूटर की स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज होती है, इस वजह से इसको जो है वो सिंक्रोनस मोटर का नाम दिया जाता है। और जो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर होती है उसके रूटर को जो है अलहदा से डीसी सप्लाई के साथ एक्साइट किया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर्स होती हैं, ठीक है जी, उनके रूटर को डीसी सप्लाई के साथ एक्साइट नहीं किया जाता। तो क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वो है सिंगल फेज मोटर्स। ठीक है। तो सिंगल फेज मोटर्स में जो है एक टाइप जो है वो सिंक्रोनस मोटर की भी आती है, यानी कि इनके स्टेटर को तो सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है, लेकिन जैसे 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के रूटर को जो है डीसी सप्लाई से एक्साइट किया जाता है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के रूटर को डीसी सप्लाई से एक्साइट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से इनको जो है वो अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का नाम दिया जाता है। उसके बाद है, तो इसके अंदर कौन कौन सी मोटरें आते हैं जो है अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर्स में, इसमें आती है जी रिलक्टेंस मोटर, उसके बाद है जी हिस्टेरिसिस मोटर। तो मज़ीद जो है हम बात करते हैं जो है कि जो हमारे पास जो है इंडक्शन मोटर्स हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, इनके अंदर जो स्प्लिट फेज मोटर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनको स्प्लिट फेज मोटर्स कहते क्यों हैं। स्प्लिट का मतलब होता है तकसीम करना, किसी एक चीज़ को 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड करना। तो अगर क्या किया जाए तो इनमें बेसिकली क्या होता है कि जो सिंगल फेज सप्लाई है उसको 2 फेज में स्प्लिट किया जाता है, यानी कि एक फेज को डिवाइड कर दिया जाता है 2 हिस्सों में। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये फेज जो है ये क्या हो गया है, स्प्लिट हो गया है, ये जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, इसलिए इसको जो है वो हम स्प्लिट फेज मोटर कहते हैं। और जो स्प्लिट फेज मोटर के अंदर जो सबसे पहली मोटर है वो है जी रेजिस्टेंस मोटर। ठीक है, यानी कि फेज को स्प्लिट करने के लिए, ठीक है, एक फेज को 2 फेजों में डिवाइड करने के लिए जो है इसको जो है हम जो है नाम देते हैं, डिवाइड करने के लिए जो है वो रेजिस्टेंस यूज होती है, इस वजह से इसको जो है वो हम जो है स्प्लिट फेज रेजिस्टेंस टाइप मोटर कहते हैं। तो बात करते हैं कि एक फेज को 2 फेजों में स्प्लिट करने के लिए तरीकाकार क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो भी सिंगल फेज मोटर होती है उस पर 2 वाइंडिंग्स की जाती हैं। ठीक है, स्टेटर के ऊपर 2 वाइंडिंग्स होती हैं, एक को हम नाम देते हैं मेन वाइंडिंग का, ठीक है, और उसके बिल्कुल 90 डिग्री पर मैकेनिकली, ठीक है, स्टेटर के ऊपर एक वाइंडिंग करेंगे और मैकेनिकली उसके 90 डिग्री पर दूसरी वाइंडिंग करेंगे जिसको नाम देंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, और ये बात मैं आपको बताता चलूं कि जो मेन वाइंडिंग होगी ये मोटे कंडक्टर की होगी, ठीक है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी ये बारीक कंडक्टर की और लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स की होगी, जबकि जो मेन वाइंडिंग होगी ये मोटे कंडक्टर की होगी और इसकी जो टर्न्स होंगी वो जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग से कम होंगी। ठीक है, तो क्योंकि ये मोटे कंडक्टर की है
और इसकी लेंथ भी कम है, इस वजह से इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। जो मेन वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है जी, और इंडक्टेंस ज़्यादा होगी। जबकि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये क्योंकि बारीक कंडक्टर की है, इस वजह से इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है, और इसकी क्या है, टर्न्स भी ज़्यादा हैं, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और इसकी इंडक्टेंस जो है वो कम होगी, ठीक है जी। और साथ फेज स्प्लिटिंग के लिए, एक फेज को दो फेजों में तकसीम करने के लिए जो है साथ रेजिस्टेंस यूज हो रही है, ठीक है, इस वजह से जो है इसको रेजिस्टेंस टाइप मोटर कहते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि फेज को स्प्लिट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, एक फेज को दो फेजों में कन्वर्ट करने की वजह क्या है। तो एक फेज को दो फेजों में कन्वर्ट करने की वजह यह है कि जो गर्दिशी फ्लक्स है, जो रोटेटिंग फ्लक्स है, वो ही हमेशा रूटर के अंदर टार्क पैदा करता है, ठीक है, रूटर को जो है साकन हालत से रोटेटिंग हालत में लेके आने का बायस बनता है। और जो रोटेटिंग फ्लक्स है वो हमेशा टू फेज सप्लाई या थ्री फेज सप्लाई से पैदा होता है, ठीक है। तो जो सिंगल फेज सप्लाई है, ठीक है, उससे जो है वो मोटर नहीं चल सकती, उससे जो स्टेटर के अंदर फ्लक्स पैदा होगा वो रूटर के अंदर टार्क पैदा नहीं कर सकेगा। तो इस वजह से एक फेज को दो फेजों में स्प्लिट करने के लिए, तकसीम करने के लिए, यहाँ हम कह सकते हैं कि सिंगल फेज सप्लाई से टू फेज सप्लाई बनाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, जो है एक फेज को दो फेजों में स्प्लिट करते हैं, ठीक है, उसको जो है वो एक फेज को टू फेज में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम दो वाइंडिंग्स कर रहे हैं, ठीक है जी, ताकि रोटेटिंग फ्लक्स पैदा हो और रूटर के अंदर टार्क पैदा हो और रूटर जो है वो रोटेट करे। तो हम पहले बात कर चुके हैं कि मेन वाइंडिंग की क्या है जी, रेजिस्टेंस कम है, इंडक्टेंस ज़्यादा है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इंडक्टेंस कम है। तो अब देखते हैं कि कैसे जो है वो फेज स्प्लिट होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा हुआ है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो रूटर के ऊपर लगा होता है। उसका क्या काम होता है, जैसे ही मोटर स्टार्ट होती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या कर देता है, सर्किट से अलग कर देता है, ठीक है। नाम ही इसका जैसे जाहिर है स्टार्टिंग वाइंडिंग, कि सिर्फ इसने क्या करना है, मोटर को स्टार्ट करवाने के अरसा के दौरान सर्किट में कनेक्ट होना है। जैसे ही मोटर अपनी रनिंग में आ जाएगी तो ये क्या वाइंडिंग होगी, सर्किट से अलग हो जाएगी, और इसको सर्किट से अलग करेगा कौन, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है जी। तो फिर दोबारा वापस उसी जगह पे आते हैं कि मेन वाइंडिंग की क्या है जी, इंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा है और रेजिस्टेंस कम है। तो क्योंकि मेन वाइंडिंग की इंडक्टेंस ज़्यादा है तो इसकी करंट क्या करेगी, जो वोल्टेज है, ठीक है, जो वोल्टेज है मेन वाइंडिंग की करंट IM मैंने लिखा हुआ है कि मेन वाइंडिंग की करंट वोल्टेज से ज़्यादा लैग करेगी, इंडक्टेंस की वजह से हमेशा करंट लैग करती है। तो मेन वाइंडिंग की करंट वोल्टेज से ज़्यादा लैग करेगी। जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमने क्या सीखा है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की इंडक्टेंस कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसकी क्योंकि इंडक्टेंस कम है तो ये वोल्टेज से क्या करेगी, कम दर्जे पर लैग करेगी। तो क्या आ गया, दोनों वाइंडिंग की करंट्स के दरमियान एंगल आ गया, ठीक है। तो हमें पता है कि हम जब थ्री फेज सप्लाई होती है तो एक फेज को दूसरे फेज से अलग क्यों करते हैं, या दूसरे को तीसरे से अलग क्यों करते हैं, या तीसरे को पहले से क्यों अलग करते हैं, क्योंकि उनके दरमियान एंगल होता है, ठीक है, 120 का डिफरेंस होता है। एक फेज दूसरे फेज से 120 पर और दूसरा तीसरे से 120 पर, और तीसरे का पहले से क्या होता है, 120 का एंगल होता है। तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, दोनों वाइंडिंग की करंट्स के दरमियान जो है वो एंगल आ गया है, फेज डिफरेंस आ गया है, ठीक है। तो बिल्कुल ये यही कंडीशन बन रही है कि जैसे मेन वाइंडिंग को अलग फेज से सप्लाई दी है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग फेज से सप्लाई दी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंगल फेज सप्लाई है वो आगे टू फेज में जो है वो स्प्लिट होगी, दो हिस्सों में तकसीम होगी, ठीक है जी। तो क्या होगा, तो तकसीम होगी, तो सिंगल फेज सप्लाई टू फेज में जो है वो कन्वर्ट होगी है। तो हमें पता है कि टू फेज सप्लाई से या थ्री फेज सप्लाई से जो है रोटेटिंग फ्लक्स पैदा होता है, गर्दिशी फ्लक्स पैदा होता है, और गर्दिशी फ्लक्स रूटर को रोटेट करवाने का बायस बनता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फिर जो है टू फेज सप्लाई की वजह से जो क्या होगा, रोटेटिंग फ्लक्स पैदा होगा, और रोटेटिंग फ्लक्स की वजह से रूटर रोटेट करना शुरू कर देगा, इसमें टार्क पैदा हो जाए, ठीक है। और जैसे ही रूटर रोटेट करना शुरू होगा तो रूटर जैसे ही अपनी असल स्पीड के 70 से 80% स्पीड तक पहुंचेगा तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होगा, खुद ब खुद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तहत ओपन हो जाएगा,
ठीक है। और जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तहत ओपन हो जाएगा, ठीक है जी, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग रजिस्टर सर्किट से अलग हो जाएंगे, सर्किट में सिर्फ मेन वाइंडिंग रहेगी। ठीक है, तो इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर, दोनों वाइंडिंग के करंट्स के रिजल्टेंट के बराबर यहाँ पे मोटर में जो है वो मेन करंट गुजरेगी। ठीक है, वो क्या होगी, नॉर्मल करंट गुजरेगी। ठीक है, तो इस तरह मोटर जो है वो अपनी रनिंग की हालत को बरकरार रखेगी। ठीक है जी, आपको अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो खुदा हाफिज़।